एक संदर्भ और घटा हमारे और स्वभाव सागर जी के साथ का। किसी एक जगह रुके होंगे कहीं आचार्य के साथ, मक्खी का ही संदर्भ है। तो क्या हुआ कि स्वभाव सागर जी का आहार हुआ किसी चौके में। तो चौके में आहार हुआ तो आहार के समय तक उनका ख्याल नहीं गया। फिर आहार करके जब वो बैठ गए तो उनको पानी में मक्खी पड़ी हुई दिख गई। तो उन्होंने बता दिया आचार्य कि आचार्य आहार के समय तो कुछ दिखा नहीं, ख्याल नहीं गया, लेकिन जब आहार के बाद बैठे तो पानी में मक्खी दिखी। तो आचार्य ने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, पर थोड़ा यहाँ वहाँ भी देख लिया करो। कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है, पर थोड़ा यहाँ वहाँ भी देख लिया करो। अब हमको बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया महाराज जी। तो आचार्य ने ऐसा कहा, हमने कहा हाँ थोड़ा यहाँ वहाँ तो देख लेना पड़ता है। किसी एक दिन फिर स्वभाव सागर जी का आहार हो रहा था किसी दूसरे चौके में। तो आहार करते करते और उनका ध्यान चला गया दरवाजे की तरफ। तो दरवाजे के यहाँ पर कोई एक मक्खी, साफ सफाई करते हैं ना, तो कोई पड़ी होगी किनारे पर। उनका ध्यान चला गया, देख लिया, देख के वो बैठ गए आहार में, अंतराय कर दिया। अंतराय कर दिया, श्रावक को बुरा लग गया, दुखी हो गया। ऐसा थोड़ी अंतराय होता महाराज जी, आपने देख लिया, उतनी दूर का क्या है, अपने चौके में जहाँ पर थे वहाँ ऐसा वैसा। उसने भी कहा महाराज जी नहीं नहीं हमको दिख गया था, अंतराय कर दिया। अब वो महाराज जी गए, हम भी बैठे थे आचार्य के पास। महाराज जी आए, निवेदन किया, पीछे पीछे वो श्रावक भी आया। तो आचार्य महाराज जी ने अंतराय कर दिया। चौके में कुछ भी नहीं था, कुछ भी अंतराय नहीं था चौके में। महाराज जी तो कहाँ दिख गया? तो स्वभाव से कहने लगे वो दरवाजे के यहाँ पर मक्खी पड़ी हुई दिख रही थी, दरवाजे के यहाँ पर। तो आचार्य कहते हैं कि आहार के समय यहाँ वहाँ क्यों देखते हो? आचार्य कहते हैं कि आहार के समय यहाँ वहाँ क्यों देखते हो? तो अब वो बाद में जब मिले हमको, हम हंसने लगे, क्योंकि पहले की बात ही मालूम थी। मिले तो कहने अब बताओ महाराज जी क्या करें? आचार्य ने एक दिन कहा था कि यहाँ वहाँ भी देखना चाहिए, आज आचार्य करके यहाँ वहाँ क्यों देखते हो? हमने कहा कि ये ऐसी विवक्षाएं बनाना ही आचार्यों का लक्षण होता है। आचार्यों की इच्छा से विवक्षा बनती है। अभिप्राय ये रहता है, या ये है आचार्य श्री का उसमें, कि पहली बात तो अपन जो अपने अंजलि और अपने यहाँ देख रहे तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देख करके भी अपन को निर्दोषता ध्यान दे लेना पड़ती है। और फिर यदि मान लीजिए अब दूर अपन ने देख लिया है तो आचार्य श्री यही कहेंगे, शास्त्र भी यही कहेगा, इतना दूर अपन को देखने का विकल्प क्यों? जितना अपना स्थान है, प्रमाण है, उतने स्थान पर अपन ध्यान दें। तो दोनों बातें सही हैं कि थोड़ा आहार में यहाँ वहाँ भी देख लेना चाहिए और आहार में यहाँ वहाँ भी ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। ये विवक्षाएं होती हैं। और इसी तरीके से अंतराय निर्धारित भी होते हैं और टाल भी दिए जाते। चींटियाँ मान लो कभी अचानक ज़्यादा आ गईं, कई बार ऊपर से एकदम ख्याल नहीं जा पाता है, और आजकल फर्श भी ऐसे रहते हैं कि उसमें ऊपर से जल्दी दिखता नहीं है, बैठने पर सब दिखता है। तो भी अपन को बीच बीच में, क्योंकि खाद्य सामग्री गिरती रहती है, कभी चौके वालों को देते समय गिर जाती है, कभी लेते समय गिर जाती है, और खाद्य सामग्री की गंध से चींटियाँ आ जाती हैं। एक चींटी आए तो उनमें इतना एका रहता है कि फिर वो तुरंत बिल्कुल सबको सूचना दे देती हैं। हाँ, पता नहीं उनका वायरलेस कैसा काम करता है। तुम्हारा मोबाइल तो थोड़ी देर से समाचार भेजेगा, लाइन मिलने पर भेजेगा, उनको तो लाइन की ज़रूरत ही नहीं। और एक को पता लगा कि वो सब मेहमान रिश्तेदारों के, हाँ, 3-4 पीढ़ियाँ उनकी जल्दी ट्रेन बना करके आ जाती हैं, कहाँ पर क्या चल रहा है देखने के। फिर यदि झुंड आ गया तो श्रावक को असुविधा होने लगती है। अच्छा, चींटी चले, एक क्रम से चले तो व्यवधान नहीं होता, फैलती नहीं। उनको कोई डिस्टर्ब कर दे तो फिर वो यहाँ बिखर जाती हैं, अन्यथा वो एक लाइन में निकल जाती हैं।
तो इस तरह से मूलाचार में लिखा है कि जहाँ पर खड़े होकर के आहार ले रहे हैं उस जगह की शुद्धि हो, जहाँ पर खड़े होकर के आहार दे रहे हों उस जगह की शुद्धि हो, और जहाँ पर आहार लेते समय पात्र रखा गया है, स्थान है, वहाँ पर भी शुद्धि हो। 3 जगह की शुद्धियों का ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ खड़े होकर के लेना है, जहाँ खड़े होकर के श्रावक देंगे, और जो भी जल पान कुछ भी गिरेगा या पात्र रखा है उस जगह। ये तीनों स्थान जीव जंतुओं से रहित होना चाहिए। ऐष्णा शुद्धि में सम्मिलित है, आहार की शुद्धि में सम्मिलित है। पहले यदि आपने ध्यान किया तो बाद में बाधा नहीं आएगी। बीच में अचानक आ गए, सावधानी रखना पड़ेगी, कोई बाधित ना हो जाएं, वो आकर के व्यवधान ना डालें, क्योंकि यदि आकर के बिखर गई, फैल गई, चौकी पर चढ़ने लगीं, पैरों पर आने लगीं, तो फिर अंतराय ही होगा। यदि मान लीजिए अंदर तक नहीं आ रही, ऊपर तक नहीं आ रही, तो उनको उतने हिसाब से उनको सुरक्षित भी रखा जा सकता है। कुछ भी हल्दी है, नमक है, कुछ भी ऐसी चीज़ डाल दो, या फिर कई लोग ऐसा भी कर लेते, कुछ शक्कर के दाने भी वो कहीं एक किनारे पर रख दो, उनको गंध से पता लग जाता है, तो सभी आज तो उनकी होली हो गई, दिवाली हो गई, ऐसा लगने लगता है, चली जाती सब। ऐसे बीच बीच में यदि कोई प्रसंग बने तो ये सावधानी रखना पड़ती है। तो ऐसे ही यहाँ के संदर्भ क्या चल रहे, परीक्षा की भी सीमा होती है। अति परीक्षा भी प्रायः पात्र को विचलित करती है पथ से, पाथे के प्रति प्रीति भी घटती है, पाथे के प्रति प्रीति भी घटती है। बार बार दीर्घ श्वास लेने से धैर्य साहस की बांध हिलती है, बार बार दीर्घ श्वास लेने से धैर्य साहस की बांध हिलती है। दरार की पूरी संभावना है, हाय अकाल में ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा क्या। दिन पर दिन कटते गए कई दिन, जब कारण ज्ञात हुआ शिल्पी के अदर्शन का, प्रेम भरी मंद मुस्कान, लाड़ प्यार की बात, गात पर हाथ सहलाता, गात पर हाथ सहलाता, शरीर पर हाथ सहलाता, कोमल कर पल्लवों का वह सहलाव, संगीत के साथ आत्मसात कराता, शीतल सलिल का स्नेहल सिंचन, यह सब अतिशय अतीत का स्मृति का विषय बन झलक आया गुलाब पौध के समक्ष। ये जो भी भाव भंगिमा कुंभकार शिल्पी के अंदर आ रही हैं, और शिल्पी को लग रहा है कि यह प्राकृतिक प्रकोप हो करके हमारे धैर्य की अब कितनी परीक्षा लेंगे। परीक्षा की भी कोई सीमा होती है। इतनी मेहनत से कुंभ बनाए हैं, इतनी मेहनत से मिट्टी नदी के किनारे से लेकर के आए, कंकरों को निकाला, साफ सुथरा किया, माटी में पानी डाल करके उसको रौंद रौंद करके और तैयार किया, लौंदे के रूप में कुंभ बनाया, इतनी मेहनत की। और कुंभ जब सूखने की स्थिति में है, तब ये घने घने काले काले पानी से भरे बादल डोल रहे हैं, आवाज़ें करके डरा रहे हैं। किसी कुंभकार के आंगन में यदि घड़े सूखने को रखे हों और बादल घुमड़ घुमड़ करके आने लगें, अरे कुंभकार क्या किसान से पूछो, फसल कटने को हो, पक गई है, कटने को हो, और फिर अरे बादल आ गए, बिजली चमकने लगी, पानी गिरने को हो रहा, तो किसान चिंतातुर हो जाता, अरे भाई ये अभी समय थोड़ी है, थोड़ी फसल निकल जाए और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, फिर उसके बाद में कोई बात नहीं। लेकिन अभी अभी तो ऐसा चिंतातुर कुंभकार शिल्पी को देख करके क्या स्थिति बनती है। यह सब अतिशय अतीत का स्मृति का विषय बन झलक आया गुलाब पौधे के समक्ष। गुलाब के पौधे को ये सब ख्याल में आ गया। गुलाब का पौधा भी कुंभकार के
प्रांगण परिसर में ही लगा था, जहाँ पर कुंभ बनाने का स्थान था। उसे इसमें उपाश्रम कहा गया है। मूकमाटी में कुंभकार जहाँ पर कुंभ बनाता है अपने आंगन प्रांगण में, उसका नाम उपाश्रम आचार्य ने दिया है। उपाश्रम, आश्रम का है उपाश्रम। एक साधना है कुंभकार की, और कुंभकार के व्यक्तित्व को, जीवन को बहुत सादगी से यहाँ पर प्रचारित किया गया है। तो ये कुंभकार की अंदर की पीड़ा वेदना, प्रतिकूलता का अनुभव, और यह कि परीक्षा की भी एक सीमा होती है। अति परीक्षा लेने से कभी कभी पात्र भी विचलित होने लगता है। इतनी ज़्यादा क्या परीक्षा ले रहे, थोड़ी बहुत परीक्षा तो ठीक है, थोड़ी बहुत परीक्षा देने को तो सभी तैयार हो जाते। अब परीक्षा पर परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा। अब महाराज जी विधि लेके निकल गए। अब विधि लेना तो अच्छी बात है, श्रावक भी समझता है थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा मन में ले लिया कि मिल ही नहीं रहा। अब मिल नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा ले भी सकते हैं कि जो ना मिल सके तो नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो वापस आ जाओ मंदिर। मंदिर भी अभी वापस नहीं आना और तो मंदिर भी यदि वापस नहीं आना और श्रावक की परीक्षा के लिए चक्कर पर चक्कर लगाना, तो मन में श्रावक को भी लगने लगता है अब और कितनी परीक्षा लेंगे महाराज, और कितने चक्कर लगाएंगे महाराज, जल्दी विधि बन जाए तो अच्छा है। तो परीक्षा ली जाती है, पर बहुत परीक्षा नहीं ली जाती है। हाँ, यदि श्रावक मजबूत है तो उसकी बड़ी परीक्षा भी ली जा सकती है। वो तो सामने वाले की क्षमता देख करके परीक्षा ली जाती है ना, सामने वाले की परीक्षा उसकी क्षमता देख करके ली जाती है। तो इस तरह से ये सभी बातें जो कुंभकार के जीवन में, उस समय के वातावरण में अंदर अंदर घटित हो रही हैं, जिसका अनुभव हो रहा है, शांत भाव से व साक्षी भाव से, जैसे समता भाव से सहन कर रहा है, उसकी उस अवस्था स्थिति को देख करके यह सब गुलाब के पौधे को ये सब ख्याल में बात आ रही है। और पौधे ने दृष्टिपात किया तुरंत, पौधे ने दृष्टिपात किया तुरंत सुदूर प्रांगण में आसीन शिल्पी की ओर। अब पौधा शिल्पी को देखने लगा, ख्याल चला गया पौधे का। अब तो ये मूकमाटी की वार्ता है, चाहे मिट्टी हो, चाहे पौधा हो, चाहे पानी हो, चाहे बादल हो, सबकी बातचीत चल रही है। आप तर्क करोगे कि पौधा बोलता है क्या, माटी बोलती है क्या, कंकर पत्थर बोलते हैं क्या, कांटा बोलता है क्या, फूल बोलते हैं क्या? तो वो तो उपन्यास है, साहित्य है, काव्य है, सभी बोलेंगे, जीव भी बोलेंगे और निर्जीव अजीव भी बोलेंगे। और पौधे ने दृष्टिपात किया तुरंत सुदूर प्रांगण में आसीन शिल्पी की ओर, जो भोग मुक्ति से ऊब गया है। भोग मुक्ति से नहीं, भोग भुक्ति से, मुक्ति नहीं भुक्ति, भोग भुक्ति से ऊब गया है, योग भक्ति में डूब गया है, योग और भक्ति में डूब गया है, भोग और भुक्ति से ऊब गया है। उसकी मति वह प्रभु चरणों की दासी बनी है, उसकी मति वह प्रभु चरणों की दासी बनी है, पर मुखाकृति पर पतली हल्की सी उदासी बसी है। मुखाकृति पर पतली हल्की सी उदासी बसी है और मति प्रभु चरणों की दासी बनी है। मति यानी बुद्धि प्रभु चरणों की दासी बनी हुई है और मुख की आकृति, मुखाकृति पर पतली हल्की सी
उदासी बसी है, यानी उदासी चेहरे पर है। सो धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख, सो धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख, गुलाब पौध बोल उठा, गुलाब का पौधा बोल उठा। स्वामी कौन? कुंभकार। स्वामी कौन? कुंभकार। कुंभकार के आंगन प्रांगण उपाश्रम में जहाँ पर माटी के मटके घड़े बन रहे थे, सूखने को रखे हुए थे, उसी आंगन में गुलाब का पौधा लगा हुआ था। आंगन में पौधे लगते कि नहीं लगते? आंगन में पौधे लगाए जाते हैं। गुलाब का पौधा लगा दो, तुलसी का पौधा लगा दो, और भी कुछ लगा दो। औषधियाँ होती हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ होती हैं, जहाँ जहाँ जो जिस जलवायु में लग सकते हैं वो लग जाते हैं। 24 तीर्थंकरों के वृक्ष हैं, केवल ज्ञान वृक्ष, सभी जगह नहीं लग पाते, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों के वृक्ष अलग अलग जलवायु में ढले होते हैं। हम चाहें कि सभी वृक्ष एक ही जगह लग जाएं, उनके योग्य जलवायु होना चाहिए। जिस प्रदेश की जैसी जलवायु होती है वहाँ के पेड़ पौधे वैसे होते हैं। पर आज का विज्ञान तो कहीं भी कुछ भी बना सकता है, कहीं भी कुछ भी लगा सकता है। साधन यदि उसके पास ज़्यादा है तो किसी भी प्रदेश में कोई भी चीज़ आ सकती है। अब 12 महीना आपको सब तरह के फल मिल रहे हैं, 12 महीना सब तरह की सब्जियां मिल रही हैं। अब 12 महीना सब्जियां मिल रही हैं तो सीजन में उस सब्जी का कोई स्वाद ही नहीं है। यदि उतने ही समय में उतने ही सीजन में वो सब्जी आप खाओगे तो उसका स्वाद आपको मालूम होगा। और 12 महीना तुम वही सब चीजें खाओगे तो वो चीजें लगेंगी आपको कि सब्जियां खा रहे हैं, पर सब्जियों का स्वाद अलग से नहीं आएगा। 12 महीना फल, 12 महीना सब्जियां। समझ में ही नहीं आता कि मौसम गर्मी सर्दी का है कि कब का है। और मौसम समझ में भी आता है तो 365 दिन आम ले लो। आम पूरे साल भर मिल रहे, पके आम। अब पके आम दिवाली पर कोई खाए तो उसको स्वाद आएगा क्या? क्यों? हाँ, चातुर्मास में आम में झाड़ पौधों में आम लगे, पेड़ों में आम लगे। अब पेड़ भी पौधे जैसे हो गए, वो चढ़ने वाले आम थोड़ी बचे। अब नीचे ही से बैठे बैठे तोड़ने वाले आम। 3 कनस्तर की मिट्टी में लगा दो और उसी में निकल गया और उसमें आम आ गए। बोनसाई सब हो गया। कलम के प्रयोग हैं ये।